तो दोस्तों आज एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ इस रोमांचक कहानी के अगले हिस्से को, जहाँ आपको मिलेंगे नए राज, नए मोड़ और वो पल जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस कहानी का सफर अब जमीन से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाली है, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। आगे जो आप देखोगे वो आपकी सोच से भी अधिक मजेदार होने वाली है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्योंकि आज जो आप लोग देखने वाले हो वह असली टेक्नोलॉजी और प्योर सुपरनेचुरल पावर के बीच घमासान युद्ध होगा। तो एपिसोड को अंत तक देखिएगा, कहानी का असली मजा अभी बाकी है। इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, कमांडर कॉन्ट को धमकाने के बाद उसके साथ वाली लड़की को देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी एक ऐसे ही बना सकते हो? अगर नहीं तो तुम इसे ही मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, मैं तुम्हें बाद में इसे वापस कर दूंगा। जो सुन कॉन्ट पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, पर वह उसका कोई भी जवाब न देकर चुपचाप वहाँ से चला गया था, क्योंकि फिलहाल के लिए उसे उसकी जरूरत थी। जबकि वहीं कैप्टन को हमने कहीं पर देखा था भारी बारिश में भीगते हुए, जिसके सामने स्वॉर्ड मैट्रॉन आकर उससे कहा था, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। तो अब आगे स्वॉर्ड मैट्रॉन की बातों को सुनते हुए कैप्टन बड़े ही सीरियस लुक के साथ उसकी ओर देखती है, जिस पर कि स्वॉर्ड मैट्रॉन अपने हाथों को उसकी ओर करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। कैप्टन जो देखो उससे कहती है, नहीं मुझे ट्रांसफर गेट को प्रोटेक्ट करना होगा। तो स्वॉर्ड मैट्रॉन उसे बताती है, यह रियलिटी नहीं है, यह बस तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तुमने सब कुछ पहले ही खो दिया है, इसीलिए भ्रम से बाहर निकलो और चलो वापस चलते हैं। कैप्टन जो कि सुन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस गेट को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना ही होगा, चाहे भले ही मेरी इसमें जान ही क्यों ना चली जाए। मेरे रहते हुए यहाँ से कोई भी पार नहीं जा सकता। इतना बोलते हुए वह एकदम से ही शांत हो जाती है, क्योंकि स्वॉर्ड मैट्रॉन उसकी इस तरह की बातों को सुन अपने स्वॉर्ड को उसके सीने के पार करते हुए उसे बताती है, अगर तुम इसी तरह जिद्दी बनी रहोगी तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसी के साथ कैप्टन की आंखें अचानक ही रियलिटी में खुलती है और वह खुद को अभी भी ट्यूब में बंद पाती है, जहाँ पर कि उसके सामने स्वॉर्ड मैट्रॉन किसी तरह के सिस्टम पर बैठी हुई थी और वह अपने इंटरनल एनर्जी ड्राइव को रिचार्ज कर रही थी, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी हद तक कम हो चुकी थी कैप्टन को बाहर निकालने में। कुछ समय बाद वह कैप्टन से कहती है, अब तुम्हारी बॉडी कैसी है? जिस पर कि कैप्टन कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो स्वॉर्ड मैट्रॉन बताती है, तुम्हारी यह नई हाथ कुछ दिनों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, जब तक कि यह तुम्हारे न्यूरल नेटवर्क के साथ पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता। जिस पर कैप्टन कहती है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं जरूर इस कर्ज को किसी दिन चुका दूंगी। जो सुन स्वॉर्ड मैट्रॉन उससे कहती है, लगता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो, क्योंकि कर्ज एक ऐसी चीज है जो कि अपने लेवल वाले लोगों को ही दिया जाता है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा टैंक फैमिली के साथ क्या रिलेशन है। तुम अभी भी मेरी नजरों में कोई भी नहीं हो और न ही मेरे पास कोई कारण था अपनी सारी एनर्जी को बर्बाद करके तुम्हें बचाने की। तो कैप्टन कहती है, फिर क्यों बचाया है तुमने मुझे? जो सुन स्वॉर्ड मैट्रॉन कहती है, तुम मुझसे सवाल पूछने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, पर खैर तुम जो अपने दिल के अंदर हाफ ब्लड पॉइजन को डालकर कल्टिवेट कर रही थी, वह सच में सिचुआन के टैंक फैमिली का बहुत ही ज्यादा क्रूअल तरीका है। मेरे लिए इसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो चुका था। अफवाह वाकई में सच थी कि यह डेडली पॉइजन केवल टैंक फैमिली के हेड के पास ही होता है। उसकी इस तरह की बातों को सुन कैप्टन कहती है, प्लीज मुझे वह वापस दे दो, यह मेरी सोल है। स्वॉर्ड मैट्रॉन जिस पर की कहती है, तुमने पहले ही इसे एक्टिवेट करके अपने मौत को चुन लिया था, इसका मतलब है कि तुमने इसे खो दिया है, इसीलिए अब से यह तुम्हारी नहीं रही है, अब से यह मेरी है। जो सुन कैप्टन के पास तो कुछ भी नहीं होता है बोलने के लिए, पर वह इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी स्वॉर्ड मैट्रॉन उस हाफ ब्लड पॉइजन को उसकी ओर करते हुए कहती है, हालांकि मैं तुम्हें यह दे सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताना होगा, जो कुछ भी तुम जानती हो बिना एक भी डिटेल को छोड़े। कैप्टन जो सुन पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाती है कि आखिर वह किस आदमी के बारे में बात कर रही है, पर कुछ ही समय बाद हम उसके होश उड़े हुए देखते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि आखिर वह पर्सन है कौन। हम बस अगले सीन में एमसी को देखते हैं मोंटहुआ के लीडर के सामने बैठा हुआ, जहाँ पर कि लीडर उससे कह रहा था, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ रिवर मास्टर से, मुझे आपके काइंडनेस को रीपे करना है। जिस पर एमसी उससे कहता है, नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भूल जाओ इसके बारे में, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यह करना चाहता था, मेरे लिए एक कप चाय ही काफी है। तो लीडर बताता है, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा
रहा हूँ, पर फिर भी मुझे आपके काइंडनेस को चुकाना है, इसीलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। प्लीज आप वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मेट्रॉन के बहुत ज्यादा करीब मत जाइएगा। वह एक ऐसा पॉइजनस स्पाइडर है जो गहरे अंधेरे रसातल में रहती है। वह अपने करीब आने वाले हर एक चीज को अंधकार से इन्फेक्टेड कर देती है, यहाँ तक कि वो अपना खून और फ्लश को भी। उसके इतना बोलते ही हम कैप्टन को दोबारा देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड मेट्रॉन से मिलने के बाद वापस आ रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर एलिना पर पड़ती है, जो कि उसी का इंतजार कर रही थी। पर चूंकि कैप्टन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जो देख एलिना उससे कहती है, इस बात से ज्यादा खुश मत होना कि तुम बच गई हो, क्योंकि तुम मेरे ही हाथों मरोगी। तो कैप्टन कहती है, क्या हमारे बीच कुछ बाकी है? लेकिन मुझे इसके बारे में याद क्यों नहीं है? एलिना बताती है, यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हें मेरी माँ ने बचाई है। जो सुन उन दोनों के ही बीच एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी। पर कैप्टन उस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए वहाँ से जाते हुए उसे कहती है, जैसी माँ वैसी बेटी, तुम दोनों ही सचमुच में एक जैसी ही हो। उसे इस तरह वहाँ से जाता हुआ देख एलिना गुस्से में उससे कहती है, मुझे हल्के में मत लेना, तुम निश्चित रूप से मेरे हाथों मरोगी। जो सुन कैप्टन कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रुको, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है जो तुम मुझसे इतनी बुरी तरह बात कर रही हो? आगे हम दोबारा एमसी को देखते हैं, जो कि लीडर की बातों को सुनने के बाद कहता है, तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूंगा। लीडर जो कि सुन उसे बताता है, मुझे नहीं पता उसका आपसे रिक्वेस्ट करने का कारण क्या था, लेकिन जरूर उसका इरादा सही नहीं होगा। वह निश्चित रूप से किसी खास पर्सन की तलाश में है। वैसे भी वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मेट्रॉन से मिलने के बाद जो पर्सन बच जाएगा वह एक लीजेंड ही होगा, क्योंकि उसका डिजायर कुछ ज्यादा ही भयानक है। मैं भी जवानी में उससे मिल चुका हूँ। हम देखते हैं लीडर जब स्वॉर्ड मेट्रॉन से मिला था तो उसने कहा था, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। हम दोनों के मिलन से पैदा हुआ बच्चा वह दुनिया का परफेक्ट बीइंग होगा। इन सारी चीजों को याद करता हुआ लीडर बताता है, वह भला की खूबसूरत है, उसकी कभी न भूलने वाली सुंदरता और तेज। मेरी सगाई हो जाने के बावजूद भी मैं उसे मना नहीं कर पाया, यहाँ तक कि अभी भी उसके छोड़ जाने के बावजूद भी मुझे उसकी याद आती है। अफवाहें हैं कि 100 से भी ज्यादा आदमी उसके चंगुल में फंस चुका है और उन सभी ने उसे अपना प्यार दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने उन सभी को छोड़ दिया। इसीलिए उसका एक और निकनेम है ब्लैक विडो, एक ऐसी काली विधवा जो संभोग के बाद अपने साथी को अबेंडन कर देती है। एमसी लीडर की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद कहता है, तब तो उसके काफी सारे बच्चे होंगे, अंदाजा लगाऊं तो 100 से कम तो नहीं ही होंगे। अगर ऐसी ही बात है तो फिर उसकी उम्र क्या होगी? लीडर जो कि सुन बताता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह बच्चों को ट्यूब में बनाती है, अगर वह चाहे तो एक ही बार में 100 को बना सकती है। जिस प्रेम से निराश होते हुए कहता है, अरे यार दुनिया सच में बदल चुकी है। पर खैर आखिर वो इतने बच्चों को चाहती क्यों है? बच्चों का पालना कोई आसान काम नहीं है। लीडर बताता है, वह एब्सोल्यूट वन की तलाश में है जो कि परफेक्ट बीइंग बनेगा। वह उस सपने को चाहती है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए वह अभी तक ऐसी चीज को नहीं बना पाई है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अब कोई मिल चुका है, तो प्लीज उससे दूर रहना, उसके करीब जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस पर एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, यह कितनी शर्म की बात है। लीडर जो सुन कुछ भी नहीं समझ पाया होता है, तो एमसी वहाँ से जाते हुए उसे बताता है, यह अच्छा होता अगर वह मेरी पत्नी होती। कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी अपना कोई बच्चा हो। जिस पर कि लीडर की तो आंख ही बाहर निकल गई होती है। लेकिन अगले सीन में हम कैप्टन को देखते हैं, जिसको कि रॉबर्ट सही सलामत देख बुरी तरह से उसे गले से लगा लिया होता है। इसीलिए कैप्टन उससे कहती है, प्लीज क्या तुम अब मुझे छोड़ सकते हो, मेरा दम घूट रहा है। तो रॉबर्ट बताता है, तुम यह किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है मैं कितना चिंता में था, मुझे लगा था कि तुम मर जाओगी। तो कैप्टन उनसे पीछा छुड़ाकर एमसी से जाकर कहती है, मैंने सुनी थी तुमने मेरी जान बचाई है, तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या तुम मुझसे बड़े हो? जिस पर एमसी उसकी ओर बड़े ही सीरियस लुक के साथ देखता है। तो कैप्टन कहती है, चलो ठीक है। तुम्हारी खामोशी इसे कंफर्म करती है, लगता है तुम मेरे परदादा के उम्र के होंगे, इसलिए चलो तुम्हारे लिए अब से यह खाना बंद, यह तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुन जा, जल्दी से सारे फास्ट फूड को हटाकर हेल्दी खाने को भर दो। अपने खाने को इस तरह चिंता हुआ देख एमसी कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो ऐसा बिल्कुल भी दोबारा मत करना। अगले सीन में हम हेवनली डीमन सेक्ट के 32 डिस्ट्रिक्ट कमांडर जोंगरी चोक को देखते हैं, जिसकी आंखें हैरानी से बाहर निकल चुकी होती है और वह पूछता है, आखिर आप किस तरह की यह बातें कर रहे हो? तो उसके सामने स्क्रीन पर स्वॉर्ड मेट्रॉन बताती है, मैंने उसके बारे में पता लगाया है, वह 2000 साल पुराना है, जिसने की खुद की इच्छा से अपने आप को जमीन के अंदर गाड़ लिया था। उसका नाम ली मोकजिन है और वह डेफिनेटली हेवनली डीमन सेक्ट से रिलेटेड है। तो
जोंग कहता है, मैंने कभी भी आपको इस बारे में नहीं पूछा था, फिर क्यों आप मुझे इन सारी बातों को बता रही हो। स्वॉर्ड मेट्रॉन जो कि सुन बस उससे एक लाइन कहती है। वह खुद को सुप्रीम हेवनली डीमन बुलाता है। जोंग की तो जो सुनते ही फिर से एक बार आंख बाहर निकल जाती है। मतलब वो फिर से हैरान हो चुका था, इतना कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरे सीन में हम कांट को अपने लैब में देखते हैं, जहां वह कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि कुछ ही समय के इंतजार के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। और एंड्रॉइड उसके बारे में बता रहा होता है। डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों ही स्टेबल हैं। तो कांट पूछता है, पावर के बारे में क्या? एंड्रॉइड बताता है, मैक्सिमम पावर 8.5 साइकिल है। अगर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तो वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा। कांट जो कि सुन कहता है, परफेक्ट, चलो अपने मास्टर के पास आ जाओ। इसी के साथ वह जैसे ही इशारा करता है तो वह स्टोरेज टैप डिवाइस वाइब्रेट करना शुरू कर दिया होता है और तुरंत ही उसके पास आ गया था, जिसको देखते हुए कांट कहता है, चलो काम पूरा हुआ। कुछ समय बाद हम कमांडर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा उसके लिए चाय बना रहा था और वह खुद कांट से पूछ रहा होता है, तो अब क्या तुमने बनाया है? तो कांट अपने बनाए हुए डिवाइस को दिखाते हुए कहता है, यह वह चीज है जो कि आप चाहते थे आयरन गैंग्सी के प्रोजेक्ट के लिए। जो देख कमांडर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? आयरन गैंग्सी प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंसानों को मशीनों वाली ताकत दे सकता है, पर तुम मुझे यह किस तरह की बकवास सी चीज दिखा रहे हो? जो सुन कांट कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपको इसकी ताकत जल्द ही महसूस हो जाएगी। इतना बोलते हुए वह अपने डिवाइस को तुरंत ही बगल में खड़े बंदे की ओर इशारा कर देता है, जो एक पल के अंदर ही उस बंदे के नाक के अंदर से उसके दिमाग में घुस गया था। और इससे पहले कि वह इसे बाहर निकाल पाता, उससे पहले ही वह खुद बदलना शुरू हो गया था। उस बंदे की ऐसी हालत को देख कमांडर पूरी तरह से थर्रा गया होता है। वह उस बंदे को देखते हैं जिसके की दर्द के मारे आवाज तक बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांट इन सभी को इग्नोर करता हुआ बताता है, यह एक पैरासाइट एंड्रॉइड है। इसे खास करके इंसानों को काबू करने के लिए मैंने बनाया है, जो कि इंसानों को जिंदा एंड्रॉइड में बदलने की शक्ति रखता है। इसके 8.5 एनर्जी साइकिल के साथ इंसान मार्शल मास्टर बन सकता है। साथ ही वह दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निकों से भरा हुआ है। अगर सही शब्दों में कहूँ तो यह आयरन गैंग्सी प्रोजेक्ट का किलिंग मशीन है। कमांडर जो कि सुन कहता है, लेकिन यह इस तरह क्यों दिख रहा है? हम देखते हैं उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सारी नसें फट चुकी थी और आंख, नाक, मुंह सभी से ब्लड बाहर निकल रहा था। दूसरी तरफ कांट बता रहा होता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके जीन मेरे एक्सपेरिमेंटल सैंपल से अलग थे। उसके इम्यून सिस्टम ने रेजिस्ट किया और उसका बॉडी इस तरह बदल गया। ये सब बताता हुआ वह अपने कीड़े को बाहर निकाल लेता है और वह पर्सन वहीं पर ढेर हो जाता है, जबकि कमांडर इन सब की परवाह न करते हुए उस कीड़े को बड़े ही गौर से देख रहा था। तो कांट बताता है, प्लीज आप कल तक का इंतजार कीजिए, मैं इन सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। इसके अलावा प्रोटोटाइप तैयार है तो आप इसे इन्वेस्टरों को दिखा सकते हैं ताकि वे शिकायत करना बंद कर दे। कमांडर जो सुन उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम यह किस तरह की बकवास कर रहे हो? मैंने 10 सालों तक इंतजार किया है, पर फिर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्वेस्टरों को बताऊं उनका 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का परिणाम यह राक्षस बना है? कांट बताता है, अभी जो कुछ भी हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह अभी तक अपने असली मास्टर से नहीं मिला है। यह तभी ठीक से काम करेगा जब यह अपने असली मास्टर से मिल लेगा। तो जाओ और अपने असली मास्टर को ढूंढो। इतना बोलते हुए वह अपने कीड़े को एक्टिवेट करने के बाद सीधे कमांडर की ओर भेज देता है, जो कि सीधे कमांडर के बगल से होता हुआ उसके पीछे वाले ग्लास को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और कमांडर बस देखता ही रह गया था। तो कांट वहां से जाते हुए कमांडर को बताता है, प्लीज आप इन्वेस्टरों को बता दे, हम कल पूरी तरह से तैयार प्रोटोटाइप को उनके सामने पेश करेंगे। वहीं हम उस कीड़े को देखते हैं जो कि गैलेक्टिक नेबुला विस्टा यूनियन सिस्टम के 108 जो R4H मून से बाहर निकल चुका था, पर उसके तेज रफ्तार के कारण उसके पीछे से निकल रही एनर्जी वह बहुत ही ज्यादा तेज थी, बिल्कुल ही किसी रॉकेट की तरह। MC जिसको कि बड़ी ही खामोशी के साथ देख रहा होता है, क्योंकि वे लोग स्वॉर्ड मेट्रॉन के रिक्वेस्ट पर 108 जो R4H मून के ऊपर आ चुके थे। वहीं सुंजा बता रहा होता है, हम लिमिट तक पहुंच चुके हैं, अगर हम और करीब जाते हैं तो यह सिक्योरिटी लाइन के पार जाना होगा। अब आगे हमें क्या करना चाहिए कैप्टन, ऑर्डर दीजिए। पर कैप्टन तो अपने सामने के नजारे को देखता हुआ अभी भी पूरी तरह से शौक में होती है, इसीलिए रोबोट कहता है, कैप्टन क्या आप सुन रही हो? यह मिलिट्री ड्राइड डिस्पोजल साइट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर हमसे जरा सा भी गलती हो जाती है तो हम भगोड़े बन जाएंगे, आपको पता है ना। अगर एक बार ऐसा हो गया तो हम चैन से खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो कैप्टन कहती है, आखिर वेस्ट हेवन स्वॉर्ड मेट्रॉन वो कहाँ पर है? सुंजा बताता है, इस चंद्रमा के दूसरी तरफ लगभग 4770 किलोमीटर दूर से हमें
वेस्ट हेवन स्वॉर्डमेट्रॉन का सिग्नल मिल रहा है। ऐसा लग रहा है वह कम्प्लीटली सेफ जोन में है। जो सुन कैप्टन कहती है ठीक है तो लैंडिंग की तैयारी करो और तुम दोनों यहीं पर रहो। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ऐसा दिखावा करना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इतना बोलकर वह एमसी के पास जाकर कहती है हम पहुंच गए, अब आगे यहाँ से हम दोनों अकेले जाएंगे। जो सुन एमसी कहता है क्या आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो, तुम भी यहीं पर रहो, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो कैप्टन बताती है नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि मुझे लैंडिंग पॉड को कंट्रोल करना होगा। जिस पर रॉबर्ट कहता है क्या तुम उसे ऑटो पायलट पर नहीं डाल सकती, तुम तो शिप को प्रॉपर तरीके से चलाना भी नहीं जानती हो। कैप्टन जो सुन कहती है चिंता मत करो, मुझे उस कमीने का कर्ज चुकाना है, इसीलिए मैं भी वहाँ पर जाऊंगी। उसकी इस तरह की बातों को सुन रॉबर्ट कुछ भी नहीं बोल पाता, पर एमसी कहता है यहीं पर रहो, बदला कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम उससे चिपकी रहोगी तो कभी भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे और ना ही आगे बढ़ पाओगे, इसीलिए अतीत को लेकर अपने वर्तमान को खराब मत करो। इतना बोलते हुए वह वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे खड़े कैप्टन वो बिल्कुल ही खामोश थे। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने सामने स्क्रीन पर बड़े से आई के साथ बात करते हुए बता रहा होता है। रिपोर्ट के अनुसार आयरन गैंग्स प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप पूरा हो चुका है। उसने कहा है कि वह कल इसे शोकेस करने का प्लानिंग बना रहा है, पर हेडक्वार्टर के अनुसार इसमें असफलता होने की भी संभावना है। इसीलिए हेडक्वार्टर सबसे पहले अच्छी तरह से जांच करेगा, बाद में इसे शोकेस करेगा। जिस पर वह आई कहती है नहीं डायरेक्ट इसे कल शोकेस करो। जो सुन कमांडर बताता है लेकिन यह फेल भी हो सकता है। तो वह आई कहता है यह प्रोजेक्ट मोन्टुआ के उस घटना के कारण पहले ही फेल हो चुका है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी सीक्रेट बनाए रखना सबसे इम्पोर्टेंट था, पर तुम इसमें फेल रहे, जिसके चलते उस घटना को कमेटी अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर उन्हें जरा सा भी पता चल जाता है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मोन्टुआ सेक्ट का इस्तेमाल किया है तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द हमें इसे सेटल करना होगा, चाहे यह प्रोजेक्ट सक्सेस हो या फिर फेल, हमें किसी भी कीमत पर इसे सीक्रेट बनाए रखना होगा। इसीलिए याद रखना अब आगे हम दोबारा कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सुन कमांडर वो कुछ भी नहीं बोल पाता, बाद में वह चैन की सांस लेते हुए कहता है धिक्कार है, मुझे ही क्यों उस राक्षस के साथ निपटना पड़ता है। इतना बोलते हुए उसके चैन दोबारा उड़ जाते हैं क्योंकि पूरी जगह पर वार्निंग शुरू हो चुकी थी और उसका सिस्टम बता रहा होता है कोई घुसपैठिया बाउंड्री लाइन को पार किया है। हम देखते हैं 108 जू R4H मून के ऊपर एमसी पहुंच चुका था और अपने लैंडिंग शिप से बाहर निकलकर जब सामने देखता है तो उसके सामने बड़े बड़े टावर होते हैं, जिसको देखता हुआ वह पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। वहीं हम स्वॉर्डमेट्रॉन को अपने शिप के अंदर देखते हैं जहां उसका सिस्टम बता रहा था अभी अभी ड्राइड डिस्पोजल साइट पर इमरजेंसी वार्निंग डिटेक्ट हुआ है। दूसरी तरफ हम काउंट के कीड़े को देखते हैं जो कि अननोन प्लेस पर पहुंचकर किसी का इंतजार कर रहा था, पर तभी हम उसके पास छोटी बच्ची को देखते हैं जो उसे देखते हुए कहती है आखिर तुम चीज क्या हो, मैंने तुम्हारे जैसे कीड़े पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन आगे वो कुछ बोल पाती तभी वह कीड़ा तुरंत ही उस पर झपट्टा मार देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हम काउंट को देखते हैं जो कि एमसी को मून 108 जू R4H पर देख कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है और कहता है यह तो वही आदमी है। वही कमांडर को सिस्टम बता रहा होता है वह प्योर नेचुरल बीइंग है, उसके पास ना ही कोई इंटरनल ड्राइव है और ना ही कोई वेपन और ना ही वह डेटाबेस में है, वह कहीं दूर दराज से आया हुआ बारबेरियन लगता है। तो कमांडर कहता है दूर से आया हुआ बारबेरियन, ऐसा लगता है कि उस कमीने की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो चलो उसे खत्म कर दो। जो सुनते ही कैप्टन तुरंत ही एमसी के सामने एक एंड्रॉइड को अपेयर करवाता हुआ उस पर अटैक करवा देता है। लेकिन तभी काउंट कमांडर के पास आकर उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम उसे हल्के में नहीं ले सकते। जिस पर कि कमांडर वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही काउंट उसे बताता है तुरंत ही आपातकालीन मोड को चालू करो और हमारे पास मौजूदा सबसे डेडलिएस्ट वेपन को तैयार करो। कमांडर जो कि सुन कहता है आखिर तुम उस बच्चे के लिए इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने सिस्टम की ओर देखता है तो उसे समझ आता है काउंट ने जो कहा था वह झूठ नहीं था, क्योंकि एमसी एंड्रॉइड के खुद के पास पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया था बिना उसे छुए, जिसको देख कमांडर पूरी तरह से शॉक में चला गया था। काउंट उसे इस तरह देख उससे कहता है तुम कर क्या रहे हो, उसने अभी अभी जो मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया उसे एनालाइज करो और अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट के डाटा सेंटर को भी खंगालो। ये सब बोलता हुआ वह तुरंत ही आपातकालीन मोड को चालू कर देता है। जो देख कमांडर कहता है बेवकूफ तुम कर क्या रहे हो, यहाँ का कमांडर मैं हूँ, क्या तुम मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। तो काउंट उसे बताता है यह अभी मैंने नहीं रखता, अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो तुम भी सुरक्षित नहीं रह पाओगे, इसीलिए जल्दी
करो और उसे रोको। अगर तुम अपने पावर को जरा सा भी बचाना चाहते हो तो गेट कीपर के रूप में अपना काम प्रॉपर तरीके से करो। जिस पर कि कमांडर कहता है तुम घमंडी कमीने कहीं के। आगे वो कुछ बोल पाता तभी उसका सिस्टम वार्निंग देते हुए बताता है घुसपैठिया सेकंड डिफेंस लाइन तक पहुंच चुका है। लेजर बीम तोपे और गार्ड ड्राइड बैटेलियन डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो कमांडर ऑर्डर देते हुए कहता है नहीं, तथागत बुद्धा को एक्टिवेट करो, हम इसे एक ही बार में खत्म कर देंगे। वहीं इधर कॉन्ट अपने साथ वाली लड़की को ऑर्डर देता है उसे जल्दी लाओ, हमें अपने प्रोजेक्ट में तेजी लानी होगी। हम देखते हैं उसकी साथ वाली लड़की एक अननोन सी प्लेस पर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर कोई तो आता है और हम जान पाते हैं यह छोटी बच्ची थी। शायद उस कीड़े ने इसे अपना मास्टर मान लिया है। खैर यह लड़की छोटी बच्ची को देख कहती है वह यहाँ पर पहुँच चुकी है, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। दूसरी तरफ एमसी के सामने अचानक से ही एक भवंडर बनना शुरू हो गया था जिसको कि एमसी देख ही रहा होता है। तभी वह भवंडर अचानक से ही विशाल रूप को धारण कर लेता है। एमसी जो देख कहता है अरे यार ये क्या था। वहीं उस भवंडर के अंदर से कुछ तो बाहर निकलना शुरू हो गया था। एमसी कहता है मुझे अब जरा सा भी इन जैसी चीजों को देख हैरानी नहीं होता है। हम देख पाते हैं भवंडर से निकला हुआ चीज बुद्धा था। एमसी कहता है चलो अब दिखाओ तुम क्या करने वाले हो। उसके इतना बोलते ही बुद्धा का हथेली उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हो गया था और उसके कुछ सोचने से पहले ही उसे पूरी तरह से चींटी की तरह मसल देता है। जिसके पावर का अंदाजा अगर तुम लगाना चाहते हो तो ये देखो स्पेस का नजारा। पूरे मून का 1/3 हिस्सा उस पावर के चपेट में आ चुका था। एमसी को इतनी आसानी से कुचला हुआ देख कमांडर कहता है अरे यार ये तो एक झटके में ही खत्म हो गया। वह इतनी छोटी सी बात के लिए इतना हंगामा मचा रहा था। बेवकूफ कहीं का। बॉडी को रिकवर करके आइडेंटिफाई करो तो सिस्टम बताता है सिग्नल कट नहीं हुआ है, वह अभी भी जिंदा है। जिस पर कि कैप्टन पहले तो हैरान होता है, बाद में चिल्लाते हुए बोलता है वह अभी अभी तथागत पाल्म के द्वारा कुचला गया है, आखिर वह कैसे जिंदा हो सकता है। साथ ही उसका सिग्नल भी सही सलामत है, इसका मतलब तो वह अभी भी सुरक्षित है। ये सब बोलता हुआ जब वह विंडो को देखता है तो हैम से कुचले जाने के कुछ समय बाद ही बुद्धा के हाथ को चीरता हुआ पूरे बवंडर को फाड़ कर बाहर निकल गया होता है। जो देख कमांडर और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं एमसी स्पेस में पहुंचने के बाद जब अपने नीचे देखता है तो बवंडर अभी भी पूरे एरिया को घेरे रखा था। जबकि कमांडर इधर ऑर्डर देता है जल्दी उसे मार डालो। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं उस बवंडर के बीच से एक रेड एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गया था और स्पेस की ओर जाते हुए एमसी को पकड़ने की कोशिश करने लगा हुआ होता है। जिसको देखता हुआ एमसी कहता है तथागत बुद्धा की प्योर एनर्जी एम्प्टीनेस को अचीव करने के बाद ही मिलती है, फिर आखिर यह इम्प्योर चीज में कैसे भरी हुई है। यह तो बुद्धा की फेक इमेज के अलावा और कुछ भी नहीं है। इतना बोलते हुए वह उस नकली बुद्धा के इतने बड़े हाथ को अपने हार्ट स्वॉर्ड के साथ एक ही बार में तबाह कर देता है और अगला अटैक उसके सर को निशाना बनाते हुए करता है। इतनी आसानी से बुद्धा को तबाह होता हुआ देख कमांडर थर्रा चुका था। वहीं एमसी बुद्धा को देखते हुए कहता है चाहे यह कितना ही बड़ा नकल क्यों ना हो बुद्धा की, पर फिर भी मैंने उसके सिर में छेद कर दिया है, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है कि मैं निर्वाणा तक जाऊंगा, मतलब कि स्वर्ग में जाऊंगा। खैर इतना बड़ा हंगामा उसके लिए अंदर आने के लिए काफी होना चाहिए। हम देख पाते हैं बुद्धा के खत्म होने के बाद उसके सामने लाखों की तादाद में एंड्रॉइड आ रहे होते हैं जिसको कि कॉन्ट अपने सिस्टम पर देख ही रहा होता है। तभी उसका सिस्टम बताता है उसके द्वारा यूज की जाने वाली मार्शल आर्ट टेक्निक को पहचान लिया गया है। वह एडवांस डिमन हार्ट सुरा स्वॉर्ड टेक्निक था हेवनली डिमन सेक्ट का, जो सुन कॉन्ट की आंखें पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी और तुरंत ही ऑर्डर देता है मुझे तुरंत कमांडर बर्नार्ड से कनेक्ट करो। ये सब बोलता हुआ वह पूरी तरह से बौखला चुका था क्योंकि उसका सिस्टम कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो वह कहता है जल्दी करो यह इमरजेंसी है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आते हुए बताता है यह बेकार है, तुम कुछ समय के लिए किसी से भी बातचीत नहीं कर पाओगे। उस वॉइस को सुन कमांडर शौक में जाते हुए कहता है यह आवाज। हम देखते हैं उसके पीछे स्वॉर्ड मैट्रॉन आ चुकी थी और बड़े ही कोल्ड लुक के साथ उसे ही देख रही थी। तो कॉन्ट कहता है यूनोवा तुम? तो स्वॉर्ड मैट्रॉन कहती है मेरे नाम को इतनी आसानी से ले पा रहे हो, ऐसा लगता है कि पास्ट में हमारे बीच काफी गहरा संबंध था। कॉन्ट पूछता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? स्वॉर्ड मैट्रॉन जो कि सुन बिना कुछ बोले बस स्माइल करती रहती है। कॉन्ट जिसको देख कहता है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरा रूप बदल गया है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट में अपना आधा चेहरा खो दिया था और तब से मेरा हाइट और फिजिक वो बदल चुका है। 25 साल पहले तुम मेरे लैब गैलेक्टिक सिटाडेल में आई थी, क्या तुम्हें याद है? 25 साल पहले हम देखते हैं कॉन्ट एक दिन जब अपने लैब में काम कर रहा था तब वहाँ पर स्वॉर्ड मैट्रॉन आई थी और वह उसे देख हैरानी के साथ कहा था तुम हो कौन? पर स्वॉर्ड मैट्रॉन उसके सवालों का ना जवाब देते हुए कहती है तुम अफवाहों से भी बहुत अधिक सुंदर हो, इसके
अलावा एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके पास इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है, सुंदर चेहरे के साथ। तुमसे आज मिलना मेरे लिए अनपैरेलल भाग्य से कम नहीं है, यानी कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं तुम्हारे साथ बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ जो कि दुनिया का सबसे परफेक्ट बीइंग बनेगा। प्लीज मुझे अपना सीड दो। ये सारी बातों को जब कॉन्ट स्वॉर्ड मैटरॉन को याद दिलाने की कोशिश करता है तो मैडम के चेहरे को तुम लोग देख लो। अब मैं इसे क्या ही एक्सप्लेन करूं, बस इतना ही कहूंगा, बवाल लेडी है। उसे इस तरह देख कॉन्ट कहता है, क्या सच में तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? तो स्वॉर्ड मैटरॉन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहती है, मैं असफलताओं को याद नहीं रखती हूँ, तुम मेरे लिए बस एक फेलियर हो। जो सुन कॉन्ट की तो पूरी दुनिया ही पलट गई होती है, लेकिन वही स्वॉर्ड मैटरॉन बता रही होती है, तुमने पुरानी यादों को उखाड़ कर चीजें बदतर कर दी है। उसके इतना बोलते ही यह चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर फिलहाल के लिए अभी आया नहीं है, तो अगला वीडियो थोड़े समय बाद आएगी। पर मुझे बताओ, इस मानवा का चैप्टर हर एक वीक आता है, तो क्या मैं हर एक वीक इसे एक्सप्लेन कर दूं या फिर 2-3 वीक रुक कर 3-4 चैप्टरों को एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूं? जैसा आप लोग चाहोगे मैं कर दूंगा, बस कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। स्टोरी खतरनाक है पर पता नहीं क्यों ज्यादा व्यूज उस वीडियो पर आया नहीं है, तो प्लीज जाकर एक बार चेक करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के भरोसे ही हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज एक बार इसे चेक करो और बताओ कि यह कैसी स्टोरी थी।